स्वागत है। मैं सैमसंग गैलेक्सी A56 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दिखाना चाहता हूँ, आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं। अब मैं इन सबको बहुत जल्दी बताऊँगा क्योंकि मैं इसे दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा कार्ड पर स्टोरेज ख़त्म हो गया था जिससे मैं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन खैर चलिए सीधे इसमें कूदते हैं और मैं शुरुआत करता हूँ। कुछ थोड़ा अलग करते हैं। तो चलिए सेटिंग्स खोलते हैं और फिर मोड्स एंड रूट्स या रूटीन पर जाएं। और यहाँ पर हम उदाहरण के लिए रूटीन चुन सकते हैं। मैं इसी पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, लेकिन आप चाहें तो मोड्स भी चुन सकते हैं और उन्हें सेट कर सकते हैं। मुझे रूटीन थोड़ा ज़्यादा दिलचस्प लगता है। तो अगर हम प्लस पर क्लिक करें तो हम इफ़ और देन बना सकते हैं। तो अगर मैं किसी स्थान पर पहुंचता हूं या किसी नेटवर्क से जुड़ता हूं तो मैं यहां नेटवर्क चुन लेता हूं। तो अगर मैं इस नेटवर्क से जुड़ता हूं तो मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने के लिए सेट कर सकता हूं। उदाहरण के लिए मैं कनेक्शंस सेट कर सकता हूं। मान लीजिए कि मोबाइल डेटा, जो मैं वास्तव में नहीं कर सकता, तो मैं इसे बंद करने के लिए चुन सकता था। किसी कारणवश मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं कोई और चीज़ जैसे NFC चुन लेता हूँ। तो अगर मैं इस विशेष स्थान पर पहुँचता हूँ या जब मैं किसी भी नेटवर्क से सफलतापूर्वक जुड़ता हूँ जो कि किसी हद तक मेरे वर्तमान स्थान को भी सटीक रूप से दर्शाता है, तो अपने आप ही NFC पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए ये मेरा वर्क इंटरनेट है। तो अगर मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूं और मेरा फ़ोन अपने आप ही वाईफाई से जुड़ जाता है तो NFC अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे एक बहुत ही अच्छी और सुविधाजनक ऑटोमेशन बन जाती है। माफ़ कीजिए। और आप इससे कहीं ज़्यादा और निश्चित रूप से मुझसे कहीं ज़्यादा जटिल चीज़ें कर सकते हैं जितना मैं अभी दिखा रहा हूँ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने अपने फ़ोन में सेट किया है कि जब मान लीजिए मैं घर पहुँचता हूँ तो मैं वास्तव में लोकेशन चुनूंगा, लेकिन आपकी विशिष्ट ज़रूरत के हिसाब से आप या तो वाईफाई या स्थान में से कोई भी सेट कर सकते हैं। दोनों लगभग एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। स्थान शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है। मुझे यकीन नहीं है कि बैटरी की खपत पर इसका क्या असर पड़ेगा क्योंकि यह लगातार ट्रैक करता रहेगा। तो ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। वाईफाई शायद बेहतर हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर मैं नेटवर्क से जुड़ा हूँ तो जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मैं अपने नेटवर्क से अपने आप कनेक्ट हो जाऊँगा। फिर मैं इसे ऐसे सेट कर सकता हूँ कि स्मार्ट थिंग्स के तहत ये अपने आप कुछ तरह की लाइट्स चालू कर दे। और वहाँ से मैं इसे सीमित भी कर सकता हूँ कि यह केवल एक विशेष समय पर ही ऐसा करे। तो जब आप यह विकल्प चुनते हैं उदाहरण के लिए अपने स्मार्ट थिंग्स के लिए, तो आप समय को भी एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में चुन सकते हैं जो यहाँ दिखाई देगा। यह कुछ इसी तरह दिखाई देगा जैसे यहाँ दिख रहा है। कंडीशन, या आप वास्तव में मुझे लगता है इसे यहीं से भी चुन सकते हैं, है ना? हाँ, विशेष समय तो ये यहीं है। तो कंडीशन, तो अगर मैं पहुंचता हूं या अगर मैं उस नेटवर्क से जुड़ता हूं मान लीजिए 8:43 बजे, जो भी हो हर दिन, तो अपने आप यह क्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसी स्थान पर उस समय से पहले पहुंचता हूं तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं होगा। तो उदाहरण के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइट्स केवल शाम के बाद जब अंधेरा होने लगे तभी जलें, तो आप एक विशेष समय चुनते हैं और बस सब सेट है। और जब आप आम तौर पर दिन में उस जगह पर पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तो यह फ़ोन से जुड़ी कई अलग अलग चीज़ों को, साथ ही उदाहरण के लिए स्मार्ट उपकरणों को स्वचालित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से उपयोग करना पसंद करता हूं। और मैंने इसे ज़्यादा समय पहले नहीं बल्कि आज ही खोजा है, तो मैं इसे आजमाता रहूँगा। लेकिन मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता था। और अब अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। हम साउंड एंड वाइब्रेशन पर नेविगेट करेंगे और यहाँ पर हम शुरुआत कर सकते हैं साउंड क्वालिटी और इफ़ेक्ट से, और फिर अडैप्ट साउंड विकल्प के साथ ये डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेगा, तो आपको इसे चालू करना होगा। और जब आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये 3 विकल्प देगा। तो हमारे पास हैं अंडर 30, 30 से 60 और ओवर 60। ये आपका ये उस सुनने की क्षमता की ओर इशारा करता है जो आप वर्षों में खो देते हैं, और ये कोशिश करता है कि कुछ खास फ्रीक्वेंसी को बूस्ट किया जाए जिन्हें आप आम तौर पर उम्र के आधार पर खो देते हैं। लेकिन मैं इसे ख़ास तौर पर जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ वह है अलग अलग ईयरबड्स या हेडफोन्स के लिए अनुकूल बनाना, क्योंकि यह केवल ईयरबड्स या हेडफोन्स के साथ ही काम करता है। आप इसे सेटअप नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जब तक कोई भी साउंड डिवाइस कनेक्ट ना हो।
तो इसे ध्यान में रखते हुए जब आप अपने हेडफोन्स या ईयरबड्स कनेक्ट करते हैं तो आप इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं और ये अलग अलग ध्वनियाँ बजाना शुरू कर देगा, तेज़ या धीमी आवाज़ बाएं या दाएं कान में। वहाँ से आप चुनते हैं कि आप उसे सुन सकते हैं या नहीं। यह उपयोगी है क्योंकि अगर आपके पास उदाहरण के लिए कम गुणवत्ता वाले ईयरबड्स हैं तो हो सकता है कि आप या ये ईयरबड्स कुछ खास फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करने में सक्षम ना हो, इसलिए आप उन्हें सुन नहीं पाएंगे। और अगर आप चुनते हैं कि आप उन्हें नहीं सुन सकते तो डिवाइस अब उन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा ताकि आमतौर पर सुनने की कमी की भरपाई हो सके। लेकिन अब ये उन आवाज़ों को बढ़ा रहा है जिन्हें आपके ईयरबड्स वास्तव में पहले उत्पन्न करने में कठिनाई होती थी। तो उम्मीद है कि अब जब वे बढ़ा दिए गए हैं तो आप वास्तव में उन्हें सुन सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि ईयरबड्स की गुणवत्ता खराब थी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनका इक्वलाइज़र सही से ट्यून किया जाए तो अब आप उन्हें सुनना शुरू नहीं कर सकते। और जाहिर है इससे आपको अपने ईयरबड्स से बेहतर साउंड क्वालिटी मिल सकती है। तो मैं आपको इसे ज़रूर आजमाने की सलाह दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नोटिफिकेशन और टॉगल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आमतौर पर मुझे बस इसे वापस वैसे ही सेट करना है जैसे ये सामान्य रूप से होता है। आमतौर पर आप सीमित होंगे, नई तरह की One UI 7 नोटिफिकेशन और टॉगल्स अलग अलग होंगे। तो अगर आप अपनी होम स्क्रीन पर नीचे की ओर स्वाइप करते हैं तो यह अपने आप नोटिफिकेशन खोल देता है और आप बाईं ओर स्वाइप कर सकते हैं तो यह टॉगल्स पर चला जाएगा, या आप दाईं ओर से नीचे की ओर स्वाइप करके सीधे टॉगल्स तक पहुंच सकते हैं। मुझे संयुक्त विकल्प पसंद है तो हम पेंसिल पर क्लिक कर सकते हैं, पैनल सेटिंग्स में जा सकते हैं और इन्हें संयुक्त रूप में सेट कर सकते हैं। और अब जब आप वापस जाएंगे तो देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों एक साथ हैं। यहाँ आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि एडिटिंग के ज़रिए आप इन टॉगल्स की पोजीशन को इधर उधर कर सकते हैं। ये एक तरह के ग्रुप्स होते हैं, तो ये सर्कल्स ग्रुप्स को दर्शाते हैं। मैं सिर्फ ब्राइटनेस को नहीं हिला सकता और साउंड को उसी जगह पर नहीं रख सकता, मुझे दोनों को ही मूव करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, इसे व्यवस्थित करना, ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें आसानी से एक्सेस हो सकें। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ जो टॉगल्स हैं उनकी पोजीशन को एडिट करना, साथ ही कुछ टॉगल्स को पूरी तरह से जोड़ना या हटाना। शायद आपको इनमें से कुछ उपयोगी नहीं लगते तो बस हटा दिए। लीजिए, हो गया। और यहाँ एक और चीज़ है, अगर आप वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे पास सिर्फ मीडिया के लिए वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं। इसमें यूट्यूब, म्यूज़िक या गाने जैसी चीज़ें शामिल होंगी। और आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक कर सकते हैं जिससे आपको अतिरिक्त कंट्रोल्स दिखेंगे। तो हम फिर से पहले वाले पर आ जाते हैं जो कि मीडिया का वॉल्यूम है। फिर हमारे पास रिंगटोन वॉल्यूम है, उसके बाद नोटिफिकेशन वॉल्यूम है और आखिर में हमारे पास सिस्टम है, जिसमें उदाहरण के लिए कीबोर्ड की आवाज़ जब आप टाइप कर रहे हों या किसी भी तरह की अतिरिक्त आवाज़ें जैसे एप्लीकेशन खोलना या बंद करना, जो भी हो, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो वह शामिल है। तो ये आपको यहाँ थोड़े और विकल्प देता है और उस पर फिर से क्लिक करें। हम सेटिंग्स में गियर आइकन पर क्लिक करके भी जा सकते हैं और यहाँ आपको AI असिस्टेंट वॉल्यूम भी मिलेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि AI असिस्टेंट की आवाज़ बहुत तेज़ हो जबकि आपके डिवाइस की बाकी सभी आवाज़ें कम रखी जा सकती हैं। तो हमारे पास अलग अलग चीज़ों को नियंत्रित करने का एक बहुत ही अच्छा और प्रभावी विकल्प है। और साथ ही मेरा यह भी मानना है कि हमारे पास कहीं ना कहीं मीडिया वॉल्यूम लिमिट का भी पूरा नियंत्रण है। अगर आप चाहें तो इसे सेट कर सकते हैं। मुझे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई एप्लीकेशन साउंड चला रही है तो आप उन खास एप्लीकेशनों की वॉल्यूम भी बदल सकते हैं, न कि सिर्फ मीडिया की कुल वॉल्यूम। तो ये एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं। अब डिस्प्ले की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास लाइट और डार्क मोड है। मैं डिस्प्ले सेक्शन में इन्हीं से शुरू करने वाला हूँ। तो हम इसे किसी खास मोड पर स्थायी रूप से सेट कर सकते हैं। डार्क मोड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, तो कोई भी ऐसा बैकग्राउंड जो पूरी तरह से काला हो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है इन थोड़े से ग्रे रंगों के बीच में, तो यहाँ चारों ओर जो भी है ये सब पूरी तरह से काले बैकग्राउंड हैं। और क्योंकि ये काले हैं, वहाँ के पिक्सल्स असल में बंद ही रहते हैं, जिससे बैटरी की भी बचत होती है। तो इसी तरह जैसे हम ये देख रहे हैं, तो डार्क मोड में केवल वे हिस्से जो पूरी तरह से काले नहीं हैं, केवल वही वास्तव में ही जलते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे यहाँ ये हिस्से हैं, तो ये हिस्से जल रहे हैं। जो भी हिस्सा नहीं जल रहा है, वहाँ पूरी तरह काले हिस्सों को रोशन करने के लिए ऊर्जा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन जगहों पर पिक्सल्स सीधे बंद रहते हैं।
इससे आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है डार्क मोड सेटिंग्स के तहत आप लाइट और डार्क मोड दोनों चुन सकते हैं और डिवाइस को दिन के समय के अनुसार अपने आप स्विच करने दे सकते हैं। आप इसमें खास घंटे या सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय भी चुन सकते हैं। एक और चीज़, फिर से ऑटोमेशन की बात करें तो आप चुन सकते हैं कि आपका डिवाइस किसी खास जगह पहुंचने पर डार्क मोड में स्विच हो जाए या फिर किसी तरह का कोई नियम बना सकते हैं। अब वापस डिस्प्ले सेक्शन में आते हैं तो मोशन स्मूथनेस का विकल्प भी है और इसमें 2 विकल्प मिलते हैं, एडेप्टिव और स्टैंडर्ड। अब यह एक LTPO डिस्प्ले है, जिसका मतलब है कि यह 120 या 60 हर्ट्ज तक चल सकता है, लेकिन बैटरी लाइफ बचाने के लिए यह फ्रेम रेट को घटाकर लगभग 10 फ्रेम्स तक भी ला सकता है। यह दोनों विकल्पों पर लागू होता है। और अगर आपको एडेप्टिव और स्टैंडर्ड के बीच कोई फ़र्क नहीं दिखता तो आपके लिए स्टैंडर्ड चुनना बेहतर रहेगा। यह आपको एडेप्टिव की तुलना में बेहतर बैटरी लाइफ देगा, क्योंकि एडेप्टिव बस थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता तो आप इसे बदल सकते हैं और बेहतर बैटरी लाइफ पा सकते हैं। इसके अलावा जो विकल्प आप यहाँ साइड बाय साइड देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं। स्टैंडर्ड मोड में ये इतना चॉपी या ख़राब बिल्कुल भी नहीं दिखता, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान में रखने वाली बात है। ये सिर्फ एक विजुअल उदाहरण है ताकि आप इन दोनों विकल्पों के बीच का फ़र्क देख सकें। लेकिन मैंने कहा, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं दिखता तो स्टैंडर्ड चुनें और बेहतर बैटरी लाइफ पाएं। अगला विकल्प है स्क्रीन मोड। यहाँ आप अपनी डिस्प्ले की सैचुरेशन चुन सकते हैं। हमारे पास विविड और नेचुरल विकल्प हैं। डिफ़ॉल्ट में विविड मोड नेचुरल की तुलना में रंगीन नहीं है। आप शायद देख सकते हैं, ये बस थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेटेड है। अब विविड मोड में आपके पास और भी विकल्प होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वाइट बैलेंस कंट्रोल है, जिससे आप अपनी डिस्प्ले को गर्म या ठंडा दिखा सकते हैं। मैं यहाँ एक और चीज़ करूँगा, तो मैं वापस लाइट मोड में जा रहा हूँ, तो बस इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये वह बिल्कुल भी नहीं था जो मैं वास्तव में करना चाहता था। तो उम्मीद है आप अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गर्म से ठंडे रंग की ओर किस तरह का एक बहुत ही स्पष्ट और दृश्यमान बदलाव आता है। तो ये थोड़ा गहरा नीला दिखता है और ये थोड़ा चमकीला नारंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। एक और चीज़, एडवांस्ड ऑप्शंस के तहत आपके पास विविडनेस है। इसे कहने का बेहतर तरीका है, इस विकल्प का नाम है सैचुरेशन। तो हम आपके डिस्प्ले के रंगों को बढ़ा सकते हैं ताकि वे और भी ज़्यादा जीवंत और रंगीन दिखें। यहाँ एक और चीज़ है, वह है वाइट बैलेंस का कंट्रोल, जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू रंगों के लिए अलग अलग उपलब्ध है। और एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ वह ये है कि यहाँ जो वाइट बैलेंस का विकल्प है वह आपको तभी मिलेगा जब आप आई कंफर्ट शील्ड का उपयोग नहीं कर रहे हों। यह विकल्प जब सक्षम किया जाता है, स्क्रीन के तापमान की नकल करने की कोशिश करेगा, यानी पीलेपन या नीलेपन जैसे रंग जो उसके वातावरण पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ जो स्टूडियो लाइट्स हैं, या कहें कि ये सभी स्टूडियो लाइट्स नहीं हैं, मेरे पास असल में काफ़ी सारी वार्म लाइट्स हैं और इन वार्म लाइट्स की वजह से यहाँ का डिस्प्ले आसपास की लाइट्स के कारण काफ़ी ज़्यादा पीला सा दिखने लगता है। यह कैमरा का उपयोग करके लाइट्स को देख रहा है और यह पहचान रहा है कि वे वार्म हैं, इसलिए यह डिस्प्ले पर भी उसी तरह के वार्म टोन को मैच करता है। अगर मैं इन्हें नीले रंग में बदल दूं तो डिस्प्ले पर भी वही रंग दिखेगा ताकि मेल खा सके। लेकिन अब क्योंकि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है तो ये विकल्प अब यहाँ वाइट बैलेंस को नियंत्रित करता है, इसलिए यह विकल्प अब आपके लिए उपलब्ध नहीं रहता। अब आप इस पर स्लाइड नहीं कर सकते और इसे खुद से चुन नहीं सकते। और यहाँ आखिरी 2 विकल्प होंगे, एज पैनल और नेविगेशन बार। आइए एज पैनल से शुरू करते हैं, जिसे मैंने पहले ही कुछ हद तक कस्टमाइज़ कर लिया है। ये यहीं है, बस इसे दिखाने के लिए मैं इसे ऊपर खींच सकता हूँ। अब मुझे इसे सेटअप करने का तरीका ये पसंद है कि इसे उसी जगह पर रखें जहां आपके वॉल्यूम रॉकर होते हैं, ताकि आपको पता रहे कि यह कहां है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को इतना बढ़ा दें कि यह लगभग अदृश्य हो जाए। लेकिन क्योंकि यह वहीं है जहां वॉल्यूम रॉकर होते हैं, मुझे हमेशा पता रहता है कि मुझे इसे ऊपर स्वाइप करने की कोशिश कहाँ करनी है, और आप ये हैंडल्स के तहत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ वापस आना है। डिफ़ॉल्ट रूप से ये कुछ ऐसा होगा। तो आप इसे ऊपर ले जाएं, आकार को थोड़ा छोटा करें और ट्रांसपेरेंसी को हाई पर सेट कर दें, और जब आप वापस जाएंगे तो ये सीधा गायब हो जाएगा। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है पैनल्स में जाकर अतिरिक्त पैनल्स जोड़ना। मेरे पास अभी ऐप्स और वेदर हैं।
ऐप्स डिफ़ॉल्ट वाला है। वेदर डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम नहीं होता तो आप इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सैमसंग अकाउंट में भी साइन इन हैं तो आपको यहाँ नीचे सैमसंग स्टोर का विकल्प दिखाई देगा, जिससे आप कुछ फ्री पैनल्स डाउनलोड या खरीद सकते हैं या वे पैनल्स खरीद सकते हैं जो लोगों ने बनाए हैं। खरीदने का विकल्प 99 सेंट से $3 तक हो सकता है। यह परेशान करने वाला है कि आपको कुछ पैनल्स के लिए और पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो शायद बेहतर हों, जबकि आपने पहले ही इस डिवाइस और इसकी अनोखी One UI सुविधाओं के लिए ज़्यादा पैसे दिए हैं और अब भी आपको उन तक पहुंचने के लिए और पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जैसा है वैसा ही है। ये सैमसंग है, आप जानते हैं, तो मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा कि आप उसे देखें, क्योंकि वहाँ के कुछ पैनल्स आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और यहाँ वापस आते हुए हमारे पास नेविगेशन बार भी है। मैंने इसे जेस्चर पे सेट किया है, लेकिन शायद डिफ़ॉल्ट रूप से आपके पास बटन होंगे। अब जेस्चर और बटन दोनों के लिए मोर ऑप्शंस के तहत आपके पास दो अलग अलग विकल्प हैं, लेकिन जेस्चर में जेस्चर सेंसिटिविटी का विकल्प होता है। अब पहले के पुराने वर्जन में आपके पास यह विकल्प था कि आप जेस्चर सेंसिटिविटी को बाएं और दाएं दोनों तरफ के लिए अलग अलग सेट कर सकते थे, ताकि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित कर सकें। और मुझे पता है कि मैंने अभी बाएं से दाएं की ओर इशारा किया। आइए इसके बारे में बात ना करें, तो आप इन्हें व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित कर सकते थे। अब आप जानते हैं सैमसंग भी एप्पल की राह पर चल रहा है और विकल्पों को हटा रहा है, क्योंकि ज़्यादा विकल्पों से आप शायद भ्रमित हो सकते हैं। तो हाँ, अब ये थोड़ा सा सरल कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको ये वास्तव में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। सैमसंग के अपने सैमसंग स्टोर में गुड लॉक नाम का एक एप्लीकेशन है, और बस इसे दिखाने के लिए अगर आप सैमसंग स्टोर खोलें तो आप गुड लॉक सर्च कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल करें और जब आप उसे खोलेंगे तो बस एक पल इंतज़ार करें। आप देख सकते हैं कि मेरी बार यहाँ पर बहुत छोटी है, ज़्यादा पारदर्शी है और ये यहाँ के विकल्पों में भी दखल नहीं देती। तो जब आप स्वाइप कर रहे होते हैं और आपके पास यहाँ पर कोई टेक्स्ट आ जाता है, आमतौर पर आप देख सकते हैं कि बार की वजह से टेक्स्ट कट जाता है। भले ही ये बैकग्राउंड के रंग से मेल खा रहा हो ताकि आपको लगे कि ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप स्वाइप करना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बीच में आ जाता है और ये बस परेशान करने वाला और बेकार है। ये एक जेस्चर बार है, इसे बिल्कुल भी दिखाई देने की ज़रूरत नहीं है। दुर्भाग्यवश इसे पूरी तरह से छुपाने का कोई विकल्प नहीं है। सैमसंग और उनकी अनंत बुद्धिमत्ता, जो पहले एक विकल्प था लेकिन अब शायद नहीं है, और किसी भी स्थिति में आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए गुड लॉक में जाकर नावस्टार नाम का एक विकल्प देखें, और जब आप इसे खोलते हैं तो जाहिर है कि आपको इसे ऑन करना होगा। फिर सबसे अधिक संभावना है कि आपको इसे भी ऑन करना होगा, जिससे यहाँ किनारों पर जो सफ़ेद बैकग्राउंड है वह वास्तव में ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ताकि यह टेक्स्ट को दृश्यता से काटता नहीं है। और फिर सबसे नीचे आपको जेस्चर हैंडल मिलेगा। यह आपको इसकी चौड़ाई बदलने की सुविधा देता है ताकि आप इसे बहुत छोटा कर सकें, और इसकी पारदर्शिता भी बदल सकते हैं ताकि यह और अधिक ट्रांसपेरेंट हो जाए। लेकिन भले ही अभी यह सबसे कम पारदर्शिता पर सेट है जितना संभव हो सकता है, फिर भी यह दिखाई देता है। इसे पूरी तरह से अदृश्य बनाने का कोई तरीका नहीं है। अब एक और विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसे आप गुड लॉक के तहत पा सकते हैं, और जो मुझे वाकई पसंद है वह है क्विक स्टार। और यहाँ पर आपके पास संकेतक आइकनों की दृश्यता है, और यह उन चीज़ों से संबंधित है जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल डेटा आदि। तो आप यहाँ से कुछ चीज़ों को छुपा सकते हैं जिन्हें आप देखना नहीं चाहते। मैं व्यक्तिगत रूप से NFC और ब्लूटूथ को हमेशा चालू रखता हूँ, और मुझे इन्हें अपनी स्टेटस बार में देखना ज़रूरी नहीं लगता, इसलिए मैंने इन्हें छुपा दिया है ताकि वे सक्षम रहते हुए भी दिखाई न दें। तो ये एक अच्छी बात है जो यह कर सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये गुड लॉक के ज़रिए किया जाता है, जो कि सैमसंग का एक ख़ास एप्लीकेशन है। अब मुझे पसंद है। अगर हम वापस नोटिफिकेशंस में जाएं तो यहाँ स्टेटस बार है, और आप बदल सकते हैं कि आपकी सूचनाएं कैसे दिखाई दें। आपके पास डॉट है, आपके पास आइकन है जो डिफ़ॉल्ट विकल्प है, और आपके पास कोई नहीं का विकल्प है। अभी फ़िलहाल किसी कारणवश नन और डॉट दोनों एक ही काम कर रहे हैं, यानी कुछ भी नहीं दिखा रहे, जबकि मेरे पास अभी 4 अलग अलग नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं। जब मैं आइकन चुनता हूं तो ये उन्हें दिखा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। संभवतः मुझे डॉट दिखने के लिए नई नोटिफिकेशन प्राप्त करनी होगी, लेकिन मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ। मेरे फ़ोन पर तो यह बिल्कुल ठीक काम करता है। खैर, यही वे ट्वीक और ट्रिक्स थे जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अगर आपको यह मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।